हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद आप सभी को। और आप सभी कैसे हैं? और चलिए, मैं आ चुका हूं ब्रेन बोध पाठशाला के साथ एक और नया लेक्चर लेने के लिए एमपी टेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर का। तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी ने कहाँ तक स्टडी कर ली है। और चलिए, आज एक नया कॉन्सेप्ट होना है। जी हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट होना है। तो चलिए, आज के इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ नीड एंड डेयर। क्या होता है यूज ऑफ नीड और डेयर? तो आप सभी को पता है नीड और डेयर का कॉन्सेप्ट है ठीक है, यूज ऑफ नीड एंड डेयर। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है आज की इस क्लास की शुरुआत करनी है, बहुत ही शानदार। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप समझिए नीड का क्या यूज होता है और उसके बाद डेयर का क्या यूज होता है। पहले आप सभी को नीड के बारे में बताया जाएगा, नीड का यूज क्या होता है। तो मैंने आप सभी से बोला है नीड मतलब होता है रिक्वायरमेंट। क्या होता है? रिक्वायरमेंट। जहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत होती है वहाँ पर यूज करते हैं नीड को। फिर से बोलता हूँ, रिक्वायरमेंट मतलब होता है जहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत होती है वहाँ पे आप नीड को यूज करते हैं। ठीक है। डेयर का मीनिंग होता है करेज से संबंध। जहाँ पर साहस की आवश्यकता होती है वहाँ पर करेज मतलब डेयर का यूज होता है। तो नीड का मीनिंग होता है रिक्वायरमेंट, नीड। ओके। और डेयर का मीनिंग होता है आपका करेज। ओके। जहाँ पर आवश्यकता होती है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप वहाँ पर नीड का यूज कर सकते हो। और डेयर का यूज होता है आपका करेज के लिए। ठीक है। साहस की आवश्यकता होगी तो आप डेयर का यूज करेंगे। चलिए, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही शानदार। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? दे नीड्स सम फंड्स टू start their business. Okay. They dare to face any circumstances. Okay. अभी आप सभी के सामने जो है दो एग्जाम्पल लिखे हैं। दोनों एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखना है। दोनों में दे नीड सम फंड्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस। उनको आवश्यकता है, नीड है मतलब आवश्यकता है, तरीके से समझना है बात को। दे नीड सम फंड्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस, तो उनको आवश्यकता है, इसलिए नीड का यूज। दे डेयर टू फेस एनी सरकमस्टेंस। डेयर मतलब साहस। तो साहस कब किया जाता है? किसी भी आवश्यकता, किसी भी ऐसी आवश्यकता के लिए जब साहस वाली बात होती है तो वहाँ पे डेयर का यूज होता है। तो आप सभी को जो है मीनिंग समझ में आ गए होंगे कि मीनिंग क्या होता है। नीड मतलब रिक्वायरमेंट होता है और डेयर मतलब करेज होता है। दोनों के एग्जाम्पल लिखें। ऐसा नहीं है कि नीड और डेयर इतना सा ही है। ध्यान रखिए, नीड और डेयर काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है और काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा है, ये जो है ये आपका फुल टाइम, ध्यान रखना, नीड और डेयर फुल टाइम आपका मॉडल्स नहीं होता है। चलो, तो ऐसे बताता हूँ कि नीड और डेयर के जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं ना, जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम से बनते हैं। ध्यान रखना, नीड और डेयर के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम से बनते हैं। और कुछ सिचुएशन में नीड और डेयर के साथ टू लगाया जाता है। ऐसी कंडीशन जो आगे बनाऊंगा मैं, उससे उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कुछ सिचुएशन में नीड एंड डेयर के साथ टू लगाया जाता है और कुछ में टू नहीं लगाया जाता है। जैसे कुछ में आप टू लगा लेंगे और कुछ में आप टू नहीं लगाएंगे। और क्योंकि अब ध्यान रखें, क्योंकि ये प्योर मॉडल्स तो होते नहीं, मैंने अभी बताया था कि ये प्योर मॉडल्स होते नहीं है। तो क्योंकि ये प्योर मॉडल्स नहीं होते हैं इसलिए इन्हें सेमी मॉडल्स कहा जाता है। नीड और डेयर को हमेशा सेमी मॉडल्स कहा जाता है, ध्यान रखिए। तो सेमी मॉडल्स होते हैं नीड और डेयर आपके, नीड और डेयर आपके सेमी मॉडल्स होते हैं।
ठीक है। और क्योंकि एक सेंटेंस में दो तरह से काम करते हैं, आप दो तरह से कैसे आप पूछेंगे, तो यही आपके मेन वर्ब का काम भी करते हैं और मॉडल में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। ध्यान रखना, मेन वर्ब का कहाँ काम करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का कहाँ काम करेंगे, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप फिर सब कुछ समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो केवल आपको इतना याद रखना है, नीड और डेयर जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो वो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम से बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नीड और डेयर, अभी यही वो स्ट्रक्चर है जिसे आपको प्रॉपर समझना है। पूरा स्ट्रक्चर अभी आपके सामने ही रख दूंगा, तो अभी आप बोलेंगे कि सर सब कुछ समझ में आ गया है। बस ध्यान से देखते जाना है, और जो बच्चे प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो वो नोट्स भी अपने तैयार करते रहें, ठीक है। अब उनके नोट्स में ये सब चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए आज की क्लास की, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल इंटेरोगेटिव, और तीसरा है आपका नेगेटिव। ठीक है भाई, पहला सिंपल, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और ऐसे ही आपका नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रोल प्ले करेंगे। ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का रोल प्ले हो रहा है, नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन सिंपल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मेन वर्ब के रूप में होते हैं। सिंपल में मेन वर्ब के रूप में होते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में दो तरह से होता है, एक फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है। तो जो पहला तरीका होता है, ध्यान रखना है, जब वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर चलता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर चलता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा है आपका, जब वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलता है तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको याद रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर चले तो उसे ट्रांजिटिव कहा जाता है, और जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं चले तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत है, स्ट्रक्चर ऑफ नीड और डेयर का किस तरीके से बनेगा, सिंपल का जो आपका होगा तो मेन वर्ब के रूप में होते हैं, और जब ऑब्जेक्ट लेकर चलेगा तो उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे, और जब ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलता तो इंट्रांजिटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में रहेगा, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में रहेगा, और आपका सिंपल में केवल मेन वर्ब के रूप में रहेगा। जैसे मैंने लिखा, राहुल ईट्स अ मैंगो, ठीक है। राहुल स्लीप्स एट नाइट। ओके, दोनों सेंटेंस, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस आप देखेंगे तो पहला सेंटेंस आप पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है आप सभी से, राहुल ईट्स अ मैंगो। तो मैंगो इसका ऑब्जेक्ट बन गया है, मैंगो इसका क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन गया है, इसलिए यह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। मैंगो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ध्यान रखना ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। राहुल स्लीप्स एट नाइट, दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको इंट्रांसिटिव बोलेंगे। ये आपका ट्रांजिटिव है, ये आपका इंट्रांसिटिव है। क्यों, क्योंकि ये आपके इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको इंट्रांसिटिव वर्ब बोला जाएगा। अभी इन दोनों एग्जाम्पल में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन दोनों एग्जाम्पल में ये दिक्कत हो रही है। स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, सिंपल का बनाएंगे पहले, ठीक है। सिंपल का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा सबसे पहले। तो सिंपल का स्ट्रक्चर ध्यान से समझना है, एग्जाम्पल हो सकता है सबके बाद में लिखा हूँ, लेकिन पहले स्ट्रक्चर पे व्यवस्थित समझा दूंगा आप सभी को। सब्जेक्ट प्लस नीड
देयर प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका नाउन प्रोनाउन में से कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। ओके, सब्जेक्ट प्लस नीड देयर प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैं पहले सेकंड वाले स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड वाला स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से समझना है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके यहाँ पे पूरा फोकस करें। जितना फोकस आप कर सकते हैं उतना फोकस करें। एक बार मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लें, आप सभी से बड़ी रिक्वेस्ट है। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। दूसरा वाला स्ट्रक्चर पहले आप समझ लीजिए। तो यदि इस स्ट्रक्चर में नीड देयर के तुरंत बाद वर्ब आ जाए, नीड देयर के तुरंत बाद वर्ब आ जाए, ध्यान रखना, यदि इस स्ट्रक्चर में नीड डेयर के तुरंत बाद वर्ब आ जाए तो यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए नीड डेयर के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। अगर वर्ब आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है वो छोड़ो आप, अगर वर्ब आ रही है, ध्यान रखना, फिर से समझिए, यदि इस स्ट्रक्चर में नीड डेयर के तुरंत बाद वर्ब आ जाए तो यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए नीड डेयर के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। तो टू के साथ वर्ब का यूज होने से ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। तो ये मान लो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, ये यहाँ पे मान लो वर्ब लिखी थी कोई, तो यहाँ पे टू नहीं था, केवल ध्यान रखना यहाँ पे टू नहीं था, यहाँ पे एक वर्ब लिखी थी, ये लिखी है आपकी वर्ब। तो ये सेंटेंस अभी गलत है। अब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे टू प्लस वर्ब कर देंगे। तो ये टू प्लस वर्ब मिलके आपका ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब ये जो क्रॉस लगा है यहाँ पे ये सही माना जाएगा सेंटेंस। ये पूरी बात बताई है कि यदि नीड डेयर के बाद तुरंत बाद क्या आ जाए आपका, यदि नीड डेयर के तुरंत बाद आपका क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। अब चूंकि वर्ब तो आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि नीड डेयर के तुरंत बाद वर्ब का यूज होगा नहीं, इसलिए आप वर्ब के पहले टू लगा दोगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। इन्फिनेटिव आपका ऑब्जेक्ट के काम रूप में काम करता है, यही वो बताने की कोशिश हो रही है। तो अभी आपका ये कन्फर्म है, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी लिखवाता हूँ, इसके बाद लिखवाते हैं अपन, स्ट्रक्चर हो गया सिंपल का आपका, इसके बाद लिखवाते हैं आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। देखो, नीड डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगाओ। नीड डेयर है जो, वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, सही बात है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और कहीं पे दिख नहीं रही, तो इसीलिए नीड डेयर जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। अब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखिए। तो ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ये वाली जो वर्ब है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अब सही है, नीड डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हमेशा आती है, तो आपको पता होगा, टेंसेस आपने पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, तो ये जो वर्ब है ये आपका मेन वर्ब का रोल प्ले करेगी। अब देखिए कंडीशन क्या बन रही है। अब इस कंडीशन को, इस स्ट्रक्चर के बारे में बड़े ध्यान से सुनना है। यदि नीड डेयर सब्जेक्ट के पहले हैं, यदि नीड डेयर किसके, सब्जेक्ट के पहले हैं, यदि नीड डेयर सब्जेक्ट के पहले हैं तो वह हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वो क्या होते हैं आपके, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होते हैं। यदि सब्जेक्ट के पहले है तो वह हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट की जस्ट बाद है तो मेन वर्ब है। क्यों, मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमेशा मेन वर्ब का यूज होता है, ठीक है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब ही आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है, तो इसलिए आपका सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब ही आएगा। इसलिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में टू का यूज नहीं करना है। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यदि यहाँ पे टू कहीं पे आए तो टू नहीं लगाना है, यही आपका एरर माना जाएगा, यही आपका गलत माना जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। एक दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है WH वर्ड वाला, WH वर्ड वाला देखते हैं। एक ये हो गया, दूसरा देखते हैं WH वर्ड वाला, ठीक है। WH वर्ड प्लस
नीड देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और यही फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड वाला कंडीशन वही है, कंडीशन डब्ल्यू एच वर्ड से बदलने नहीं वाली, कंडीशन वही है कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो ये आपकी मेन वर्ब है, और जब आपकी मेन वर्ब उस सब्जेक्ट के बाद बीच में टू आ गया तो आपको उस टू को हटा देना, यही आपका एरर माना जाएगा और ये आपका फिर सेंटेंस सही माना जाएगा। तो अभी अब आप लोग बता दें कि सर अब हमें दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत कुछ भी समस्या आ रही है, तो अब अपन उसको फिर से दोबारा से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतना कुछ इतने प्रॉपर तरीके से बताने के बाद मुझे विश्वास है आप लोगों का कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि क्या कैसा क्या आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपर मेरी बात को सुना है, प्रॉपर बोर्ड पर मतलब प्रॉपर अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखा भी है, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। इंटेरोगेटिव और सिंपल में सब कुछ क्लियर बता दिया। नीट डियर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, मेरी गारंटी है। नीट डियर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने इस तरीके से चीज़ को समझा है प्रॉपर, तो ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। अभी स्ट्रक्चर ही बताए हैं, केवल एग्जाम्पल बताए ही नहीं। एग्जाम्पल बताता हूँ तो और ज़्यादा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से तो प्रॉपर क्लियर हो ही जाएगा, फिर तो कोई बात किसी बात की किसी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, तो फिर क्लियर हो ही जाएगा। वी नीड लिव here for the preparation TIO। ठीक है, दूसरा देखो भाई, we need money to invest in the share market। ठीक है, she dares to her friend to complete the टास्क। ओके, तीसरा हो गया। दे dared to go out at night। चलो भाई, 4 हो गए हैं आपके। अब देखो, आप चारों एग्जाम्पल्स आप सभी के सामने लिख दिए कि आप पहला सेंटेंस देखें, वी नीड लिव हेयर फॉर द प्रेपरेशन। अब नीड के बाद लिव है तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, टू। ठीक है, अभी आपका सेंटेंस सही है, वी नीड टू लिव हेयर फॉर द प्रेपरेशन। ओके, दूसरा देखो, वी नीड, अब यहाँ पे लगा है टू मनी। अब मनी आपका क्या है, यहाँ पे नाउन है। मनी आपका क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। तो मैंने क्या बताया था, चूंकि ये आपका मेन वर्ब है और ये भी आपका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के जस्ट बाद क्या चाहिए आपको, है क्या बोला था मैंने कि नीड डेयर के तुरंत बाद वर्ब आ जाए तो यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, इसलिए नीड डेयर के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। नीड डेयर के बाद वर्ब आ जाए। हाँ, अब देखो जैसे पहला सेंटेंस है तो इसमें तो नीड डेयर के तुरंत बाद वर्ब आ गई है आपकी, तो इसलिए प्रीपोजिशन टू का यूज हो गया है। अगर इसमें तो जो है ये वर्ब है नहीं, ये तो आपकी नाउन या प्रोनाउन है, तो इसलिए यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। अब सही है, शी डेयर्स टू हर फ्रेंड। अब देखो आप तीसरा वाला देखो, ये भी आपकी एक नाउन आ गई है, ये वर्ब तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी आपके टू का यूज नहीं होगा। फोर्थ सेंटेंस देखो, दे डेयर टू गो। अब चूंकि ये वर्ब है तो ये आपका सही माना जाएगा। अब बताइए आप सभी, अभी यहाँ पे जो मेन वर्ब वाले एग्जाम्पल थे वही लिखे थे, तो अब आप बताइए कि अब आपको कोई दिक्कत है इन सब में एग्जाम्पल्स में? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, मुझे तो पता है, मुझे भरोसा है कि अब दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में दिक्कत हो रही तो मैं दोबारा से बता सकता हूँ, ये भी एक बात है। देखो आप एक एग्जाम्पल और लिखते, ठीक है,
फिफ्थ वाला, माय फादर नीड्स टू बाय अ कार, माय फादर नीड्स टू अ कार। अब ध्यान से देखना है, अब दोनों सेंटेंस लिख दिए मैंने, दोनों 5 और 6 नंबर, ठीक है। पहले 5th नंबर का देखो आप, माय फादर नीड्स टू बाय अ कार। अब इसमें आपको टू बाय, नीड्स टू बाय अ कार, तो इसमें बाय वर्ब है इसलिए टू लगाना पड़ेगा। बाय आपकी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के पहले टू लगाना पड़ेगा, तो ये आपका सही है। लेकिन अब देखो, ये देखो बाय माय फादर नीड्स टू अ कार, अब इसमें आपकी ये कार जो है ये नाउन या प्रोनाउन है, कार क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, इसलिए इसमें टू का यूज नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। अगर अभी तक भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार वीडियो को जो अपलोड हो जाएगी उसके बाद एक बार तो देखेंगे ही, उसके बाद एक बार और देखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसे कॉन्सेप्ट रहते, कोई कॉन्सेप्ट के जिनमें एक बार में समझ में नहीं आता, तो आप दूसरी बार देखेंगे तो अब मुझे विश्वास है कि फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है अपने खुद के ऊपर कि इतना कठिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और मैंने उसको तरीके से समझाया है कि अगर आपकी वर्ब आ रही है, चूंकि नीड डेयर अगर मेन वर्ब के रूप में है, और अगर आपकी नीड डेयर के बाद जस्ट वर्ब आ रही है तो आपको वहाँ पे टू लगाना है, और नीड डेयर अगर मेन वर्ब के रूप में है और वहाँ पे आपकी वर्ब नहीं, आपके नाउन या प्रोनाउन का यूज हो रहा है, तो और टू लगा है तो उस टू को हटा देना है। अगर टू नहीं लगा है तो वो सेंटेंस सही है, और अगर टू लगा है तो उस टू को हटा देना है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के पहले टू लगने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका अब यहाँ तक सिंपल का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। ठीक है, अब आते इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स पर, और इंटेरोगेटिव के अभी दो स्ट्रक्चर और रह गए हैं, तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स को भी बताया जाएगा और उनके एग्जांपल भी एग्जांपल पर भी आते हैं, तो अब तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, मेन वर्ब का मैटर फंसा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मैटर ही फंसा हुआ है, मैंने शुरुआत पर लिखवा दिया है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए चीज़ों के बारे में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। थोड़ा एक नोट पर भी ध्यान दे लें, एक नोट बहुत ज़रूरी है, यदि मेन वर्ब के बाद टू लगा है, ध्यान रखना, और कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है, क्या लिखा है, यदि मेन वर्ब के बाद क्या लगा है, टू लगा है, और फिर नाउन प्रोनाउन लिखा है, तो नाउन प्रोनाउन पहले से ही ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। यदि वह पहले से ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उस टू को हटा देना है, ध्यान रखना। क्या है, यदि मेन वर्ब के बाद टू लगा है और फिर लिखा है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, तो आपको पता है नाउन प्रोनाउन खुद में ही क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अब चूंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम हो रहा है तो टू की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए इस टू को हटा दिया जाएगा। ये आपका नोट है, तो इसको आप खुद नोट कर लें, दोबारा से लिख लें। बार बार एक ही एक बात को बताने का अर्थ या फिर घुमा फिरा के बताने का अर्थ भी वही होता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाए। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, यदि किसी बात को एक बार बता दिया है और थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है तो उसको बार बार बताने से, बार बार समझने से वो कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाता है। बस एक यही रीज़न होता है, इसीलिए आपको बार बार बता दिया, ठीक है। और यदि वर्ब के बाद क्या है, वर्ब दे दिया है, वर्ब के बाद जैसे एक मेन वर्ब है और फिर से वर्ब आ गई, यदि वर्ब के बाद वर्ब दे दिया है तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब नहीं, टू के साथ वर्ब लिखना पड़ेगा। मेन वर्ब के बाद यदि वर्ब आ गई है तो वर्ब नहीं लिखेंगे, टू के साथ लिखेंगे आप वर्ब को, इसलिए इन्फिनेटिव बन जाएगा वो, ठीक है। और वो वर्ब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन के वो वर्ब क्या बन जाएगी, आपकी ऑब्जेक्ट का रूप बन जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये आप समझ गए हैं, इसको याद रखना है, दिमाग में फिगर आउट करके रखना है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो अभी तो थोड़ा और क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर रह गए हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर। क्या होता है इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर, तो है इतने ज़रूरी कि हम आपको क्या बताएं, इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर लिखना बहुत ज़रूरी है। हाँ देखो आप,
तो देखो आप पहले आप ध्यान रखें इस बात का, एक एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए कि नीड डेयर की जगह सेंटेंस में डू डज डिड भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि नीड डेयर वाले सेंटेंस हो रहे हैं तो उसमें केवल नीड डेयर ही मेन वर्ब के रूप में मिलेगा। ध्यान रखिए, नीड डेयर मेन वर्ब के रूप में मिल सकता है, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डू डज डिड का भी उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट और फिर नीड डेयर हो तो नीड डेयर ऐसी सिचुएशन में मेन वर्ब बन जाएंगे। ठीक है, और नीड डेयर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के पहले यदि प्रीपोजिशन टू दिया गया है तो उसको हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि नाउन प्रोनाउन तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में टू का यूज क्या काम का है आपका। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन के पहले तो टू लगाना ही नहीं है, नीड डेयर के जस्ट बाद अगर नाउन प्रोनाउन है तो टू ही लगा है तो उस टू को हटा देना है, यही कॉन्सेप्ट है। चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसे लिखा है डू डज डिड, डू डज डिड है आपका, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर नीड और डेयर, नीड डेयर आपके मेन वर्ब के रूप में है ये हैं, और डू डज आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, यहाँ पर सब्जेक्ट है नीड डेयर है, फिर आपका टू लगा है और फिर लिखा है नाउन और प्रोनाउन लिखा है ना, और प्लस कॉमा क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो देखो भाई, अब हमने बताया, मैंने आपको बताया कि नीड डेयर की जस्ट वर्ड आपका नाउन प्रोनाउन है तो यहाँ पे टू का यूज नहीं करना है, टू को हटा देना है। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट में याद रखना है। नाउन प्रोनाउन खुद के रूप में ही ऑब्जेक्ट होते हैं, और जब ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ मिल रहा है तो टू का यूज क्यों करना है। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की जगह पे अगर वर्ब का यूज हो रहा है तो वर्ब के पहले आपको टू लगाना है, वर्ब के साथ टू लगता है जिससे वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। बार बार उसी बात को बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में तो फिट हो ही जाना चाहिए कि यदि आपके नीड डेयर की जस्ट बाद, यदि आपकी नीड देयर के जस्ट बाद नाउन प्रोनाउन लिखा है और बीच में टू लगा है तो उस टू को हटा देना है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन खुद में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट खुद है तो फिर आपको टू की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप टू यहाँ पे लगा रहे हैं तो पहले उसके बाद जस्ट वर्ब होना चाहिए, वर्ब होगा तो टू आपका सही माना जाएगा। ये आपका अगला इसके बाद वाला स्ट्रक्चर है जिसमें आपको वर्ब लिखा होगा वहाँ पे, तो आपको टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है डू डज और डिड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लिखा है, प्लस नीड और डेयर लिखा है, और उसके जस्ट बाद है आपका वर्ब। ठीक है, अब वर्ब लिखा है प्लस अदर वर्ड कुछ भी मान लो प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब देख लो इसमें साफ साफ आपका डू डज डिड आपके हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका, नीड डेयर आपका मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, इसके बाद वर्ब आ गया है। अब चूंकि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे वर्ब लगा है तो वर्ब अकेला किसी काम का नहीं है, क्योंकि वर्ब क्या करता है, वर्ब किसी काम का नहीं होता है, इसलिए वर्ब को चाहिए पड़ता है टू का यूज। यदि टू प्लस वर्ब यहाँ पे यूज हो जाएगा तो टू प्लस वर्ब आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव बन जाएगा तो यही आपके ऑब्जेक्ट के साथ रोल प्ले कर देगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। फिर से समझ लिए, डू डज डिड सब्जेक्ट नीड डेयर है और वहाँ पे नाउन प्रोनाउन है, तो बीच में यदि टू लगा है तो टू काम नहीं करेगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन स्वयं के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। दूसरा है डू डज डिड लगा है, सब्जेक्ट नीड डेयर है और यहाँ पे वर्ब है। अब चूंकि वर्ब अकेला होता है तो वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर पाता, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आपको ये पता है, आपने टेंस पढ़े हैं, तो मेन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे वर्ब के पहले टू लगा दें, टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो जाएगा तो इन्फिनेटिव बन जाएगा, और इन्फिनेटिव ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। यही आपका कॉन्सेप्ट, मतलब स्ट्रक्चर नंबर दूसरा, ये पहला है और यही आपका दूसरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। ओके, नीड डेयर अगर मेन वर्ब है तो उनको ऑब्जेक्ट की नीड होगी, तो ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही बन सकता है। ठीक है, यदि नीड डेयर के बाद सीधे नाउन या प्रोनाउन लिखा गया है तो प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन नीड डेयर के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है बल्कि एक वर्ब दी गई है, तो वहाँ पे वर्ब के पहले टू का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को बना लेंगे। अब यही मैंने आपको समझाया, यही आपको बार बार बता दिया है, और एग्जाम्पल ये जो स्ट्रक्चर है आप सबके सामने लिख दिया है। आप सीधा करते हैं अपन एग्जाम्पल की शुरुआत, एग्जाम्पल लिखेंगे और यहाँ से सीधा कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद केवल नेगेटिव वाला बचेगा। पहले इसके एग्जाम्पल लिखवा देते हैं जल्दी से, ओके, क्योंकि अगली क्लास का हो रहा है समय। Why do they need
टू सम वाटर फॉर दिस डिश। चलिए पहला एग्जाम्पल लिख दिया है, दूसरा लिखते हैं भाई। Why do they need some water? ठीक, why do they need water? Why do they need such spy thriller movies? तीसरा देख लो भाई, need be to invite those boys. How dare he to talk to me like this? क्वेश्चन मार्क इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। फोर्थ हो गया आपका। अभी आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। अभी आपके सामने देखो 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप सभी को दिख रहे होंगे। चारों एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल पढ़िए। चलिए पहला एग्जाम्पल मैं आप सभी को देता हूँ। करना क्या है इसमें, पहले एग्जाम्पल में वाई डू दे नीड टू सम वाटर फॉर दिस डिश। अब देखो आप, नीड आ गया है आपका, नीड आ गया है, ठीक है, नीड है आपका और डेयर है। उसके बाद अब चूंकि मैंने आप सभी को कंडीशन साफ साफ बताई है कि नीड डेयर अगर मेन वर्ब है तो उनको ऑब्जेक्ट की नीड होगी। क्या चाहिए उसको, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो ये मेन वर्ब है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आपकी, अब इसमें तो इसमें आपकी मेन वर्ब यही है, हाउ डेयर हो गया, और नीड बी टू, अब ये भी मेन वर्ब है आपकी, ठीक है। अब ध्यान रखिए आप, अब पहला सेंटेंस पढ़ो आप, व्हाई डू दे नीड। अब मैंने आपको क्या बताया है कि आपकी यदि मेन वर्ब है नीड, ठीक है, तो मेन वर्ब के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, मेन वर्ब के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन ही बन सकता है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन प्रोनाउन बनेगा। अब वाटर क्या है, नाउन प्रोनाउन है, तो अब जब ये नाउन प्रोनाउन है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया भाई, सही बात है, नाउन प्रोनाउन है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो यहाँ पे टू का कोई काम नहीं। मैं बस इतना बता रहा था कि आपको बात समझ में आ जाए कि जब यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया है, नाउन प्रोनाउन है, वाटर है आपका, तो टू का कोई काम नहीं। अब देखो दूसरा देखो, फिर से समझा देता हूँ। वाई डू दे नीड टू सम वाटर फॉर दिस डिश, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब के जस्ट बाद यदि आपके नाउन प्रोनाउन, मतलब कि आपके नाउन प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको मिल चुका है तो फिर टू का कोई काम नहीं। अगर यहाँ पे वर्ब होता तो टू लग सकता था, क्योंकि वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता है तो वही आपका ऑब्जेक्ट बनता है, खाली वर्ब आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। दूसरा देखो वाई, तो दोस्तों आपको समस्या हो इसके लिए खेद है। तो क्या बता रहा था मैं, थोड़ा सा क्लास रुक गई थी, एक काम अर्जेंट आ गया तो मैं वहाँ चला गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, व्हाई डू दे नीड वाटर। अब इसमें भी आप देखिए नीड वाटर। अब मुझे तो ये लगता है कि ये सेंटेंस अपने हिसाब से सही है। क्या ये सही है, तो देखिए आप ध्यान रखना। ओ एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, वाटर लिख दिया है, सॉरी दोस्तों, यही तो मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे वॉच लिखना था मुझे, मूवी की बात हो रही ना, वॉच लिखना था। अब देखो आप, वाई डू दे नीड वॉच सच स्पाई थ्रिलर मूवीज। अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि नीड वॉच, मतलब ये आपकी वर्ब है, वॉच वर्ब होता है, तो वर्ब है, नीड के बाद वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या लगेगा, टू वॉच। अभी ये सेंटेंस है। ये तीसरा देखो, नीड बी टू इनवाइट दूज बॉयज। अब आप देखेंगे इसमें आप देखो, नीड बी टू इनवाइट। अब तीसरा सेंटेंस देखो, तो आपने देखा कि इनवाइट आपकी यहाँ पे मेन वर्ब आ गई है। इनवाइट आपकी क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। तो अब मेन वर्ब के जस्ट पहले कुछ दिक्कत है, जी हाँ, तो इसलिए इसमें ये टू नहीं आएगा। फोर्थ सेंटेंस देखो आप, फोर्थ सेंटेंस, हाउ डेयर ही टू टॉक मी टू लाइक दिस। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है कि ये इसमें टू नहीं आएगा। तो अब बताइए आप, क्योंकि टॉक आपकी मेन वर्ब है।
आप बताइए, आप कोई दिक्कत हो रही है आप सभी को? अब केवल इसका नीट डेयर का नेगेटिव वाला बचा है, तो नेगेटिव वाला कल आपका फिनिश हो जाएगा और उसके बाद आपका नीट डेयर फिनिश हो चुका है और आगे हम मॉडल्स में बढ़ेंगे। तो दोस्तों बताइए, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, कितना आपको समझ में आया, कितनी आपकी प्रोग्रेस चल रही है, सब कुछ आप बताइए। और इसी के साथ अगली क्लास का देखिए, अगली क्लास का समय हो चुका है, तो कल की क्लास में आप सभी के जो भी डाउट्स क्वेरी वगैरह रहेंगे वो सभी आपकी कल की क्लास में कंप्लीट करा दी जाएंगी, मतलब उनको सॉल्यूशन के साथ बता दिया जाएगा। और आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, लाइक करने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता है, और इसके बाद शेयर करते जाएं। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो।